गुड मॉर्निंग बच्चों। सामाजिक ज्ञान की इस क्लास में हम मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में इस चैप्टर को शुरू किया था और यहाँ पे हम इसको चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर में हम मुद्रा का विकास करेंगे, किस तरह से मुद्रा का विकास होता गया और मुद्रा वर्तमान स्वरूप में प्रचलन में आए। मुद्रा का विकास पढ़ने से पहले थोड़ा अपन पिछली क्लास से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि किस तरह से हमने विमुद्रीकरण के बारे में पढ़ा था और किस तरह से हमने विभिन्न देशों की मुद्राओं के बारे में अध्ययन किया कि वित्तीय शिक्षा प्रदान करने जो भारत में जो वित्तीय कार्य है, ये वित्तीय कार्य भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। और जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी वित्तीय शिक्षा प्रदान करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया है। यानी वित्तीय शिक्षा जो प्रदान करने का कार्य है, ये भारतीय रिजर्व बैंक में के द्वारा किया जाता है। और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रोजेक्ट वित्तीय सहायता एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता एक कार्यक्रम उन्होंने चलाया। प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता ये प्रारंभ किया और इसका उद्देश्य लक्षित वर्गों, जो इसके लक्षित वर्ग में जो इसने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, उस लक्षित वर्गों को केंद्रीय बैंक तथा सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के संबंध में। केंद्रीय बैंक क्या है, इसका लक्ष्य केंद्रीय बैंक और सामान्य केंद्रीय बैंक और सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के संबंध में शिक्षा प्रदान करना, सूचना प्रदान करना है। यदि हम वित्तीय तंत्र के संबंध में व्यापक जानकारी, वित्तीय तंत्र है, इस वित्तीय तंत्र के संबंध में अगर हम व्यापक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए इंटरनेट वेबसाइट भी उपलब्ध है। जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो वेबसाइट है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो वित्तीय साक्षरता जो प्रदान करने का जो एक कार्यक्रम है, बहुत ही रोचक कार्यक्रम है, रुचिकर कार्यक्रम है, जो फिल्मों के माध्यम से, खेल के माध्यम से या अन्य माध्यम से लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करता है। इस वेबसाइट पे, इसके रिजर्व बैंक की वेबसाइट है, इसमें खेल, फिल्में, कॉमिक्स वगैरह इन सब के माध्यम से हम वित्तीय साक्षरता प्रदान कर सकते हैं। ये रिजर्व बैंक द्वारा बहुत ही अच्छा तैयार किया गया प्रोजेक्ट है जो वित्तीय साक्षरता प्रदान करने का कार्य करता है। बच्चों, जहाँ तक मुद्रा के विकास की बात है कि मुद्रा के जन्म और विकास के संबंध में कुछ विचारक है जो वो विचारक एकमत नहीं है। इन विचारकों का मानना है कि किसी व्यक्ति ने मुद्रा का आविष्कार नहीं किया। कि मुद्रा की कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर एक नाम नहीं दे सकते अपन कि इस व्यक्ति के द्वारा मुद्रा का आविष्कार किया। मुद्रा का आविष्कार तो एकमात्र सहयोग ही कहा जाएगा कि सहयोग के द्वारा ही मुद्रा का आविष्कार। कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी
अब उस वस्तु विनिमय प्रणाली जब चल रही थी, उसी के अंतर्गत कुछ ऐसा संयोग हुआ होगा कि किसी ने वस्तु नहीं देकर कोई चीज दे दी। वस्तु मतलब कोई चीज, मतलब कुछ भी ऐसी चीज दे दी मुद्रा के रूप में, तो हो सकता है कि वो उस समय स्वीकार, उसने मजबूरी में आके दुकानदार ने स्वीकार कर ली हो, और बाद में वो व्यक्ति ने उस चीज को बरोबर कर दिया हो कि ले गया हो, लेकिन वो मुद्रा के विनिमय का एक अच्छा माध्यम वहां पे बन गया। कि दूसरा, वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाई की बात अपन पिछले क्लास में भी कर सकते हैं, ये कठिनाई का वर्णन मैंने आपको किया था कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है वस्तु विनिमय प्रणाली की। तो इसको सुगम बनाने के लिए, इसको भी सुगम करने के लिए शायद मुद्रा का प्रचलन आया है, मुद्रा अस्तित्व में। यानी वर्तमान जो मुद्रा का विकास है कि किसी एक निश्चित चरण का विकास इसको हम नहीं कह सकते, इसको अलग अलग इसी वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने के लिए अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ा। इसमें जो पहला चरण था वो था वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका जो पहला चरण था वो था वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी जब मुद्रा नहीं थी तो उस समय जो विनिमय का माध्यम जो होती थी वो वस्तु ही होती। यानी किसी व्यक्ति को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो उसके पास जो वस्तु उपलब्ध है वो वस्तु दूसरे व्यक्ति को देकर जिसकी आवश्यकता उसको खुद को है वो वस्तु उससे प्राप्त है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि अगर मेरे को गेहूं की जरूरत है, ठीक है, और मेरे पास चावल उपलब्ध, तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को चावल देकर और उससे गेहूं ले लूं। लेकिन वस्तु में विनिमय प्रणाली में एक कई तरह की कठिनाइयां उस समय वहां उपलब्ध मौजूद रहती थी। एक कठिनाई जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी वस्तु विनिमय प्रणाली का एक माइनस पॉइंट कि अगर मेरे को चावल की जरूरत है और मेरे पास गेहूं उपलब्ध है, तो मेरे को एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा पहले तो जिसके पास चावल, और उसमें भी ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि उसको गेहूं की भी आवश्यकता हो, चावल भी हो उसके पास और गेहूं की उसको आवश्यकता है। मान लो उसके पास गेहूं भी पड़े हो तो वो अपने को चावल क्यों दे। यानी आवश्यकताओं का जहां दोहरा संयोग होगा वस्तु विनिमय प्रणाली वहीं पर कार्य कर सकती है। ये सबसे बड़ी कठिनाई थी। दूसरी कठिनाई इसमें ट्रांसपोर्टेशन की भी थी कि वस्तुओं को लाना फिर वस्तुओं को ले जाना, एक यानी काफी दिक्कतें इस वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कहते हैं कि मूल्य के एक मापक के रूप कि अगर मेरे को गेहूं की जरूरत है और मेरे पास चावल उपलब्ध है तो वो मूल्य का भी तालमेल बैठाना भी एक कठिनाई है कि मैं उसको कितने गेहूं दूं, फिर वो मेरे को कितने चावल देगा ताकि दोनों का मूल्य बराबर बैठ जाए। एक मूल्य मापक के रूप में भी वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वो काफी असुविधा मुक्त थी। और वस्तुओं के रूप में अगर वस्तुओं का जो विनिमय करना था वो एक जोखिम बना भी होता था कि इतनी वस्तुओं को ज्यादा वस्तुएं हैं तो उतनी ही वस्तुएं, जितनी अपने को ज्यादा वस्तुएं चाहिए तो उतनी वस्तुएं ले जानी पड़ेगी। तो ये भी एक जोखिम भरा कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है। इसमें एक और था कि अगर किसी व्यक्ति के पास, एक छोटा सा उदाहरण आपकी किताब का उदाहरण है कि अगर किसी व्यक्ति के पास घोड़ा है और उसको भेड़ चाहिए तो वो घोड़े के बदले भेड़ तो लेगा, क्योंकि भेड़ का मूल्य कम, घोड़े का मूल्य ज्यादा और घोड़े का विभाजन वो कर नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थितियों में भी वस्तु विनिमय प्रणाली कारगर सिद्ध नहीं हुई। इसी कारण वस्तु विनिमय प्रणाली की जो ये
कठिनाइयां थी, इन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर, इन्हीं कठिनाइयों के कारण जो मौद्रिक मुद्रा विनिमय प्रणाली अस्तित्व में आई। दूसरा जो उसका विकास होता है धातु मुद्रा का। धातु मुद्रा के रूप में भी इसका दूसरा विकास हो कि धातु मुद्रा के, जहां तक अपन बात करते हैं धातु मुद्रा में, कि प्रारंभ में वस्तु मुद्रा का स्थान धातु मुद्रा, पहले क्या होता था वस्तु विनिमय प्रणाली, फिर जो मुद्रा प्रचलन में किसी न किसी धातु की, हो सकता मूल्यवान धातु की भी थी उस समय, सोने की, चांदी की, तांबे की मुद्रा या लोहे की मुद्रा, ये प्रचलन में आई। और इसमें धातु के किसी भी कोई भी धातु हो, उस धातु का एक टुकड़ा, किसी भी आकार का एक टुकड़ा ले लिया जाता था, उस टुकड़े पर उस समय की जो भी राजा रहता था, जो भी रहता था, उसकी मोहर उस समय लगाई जाती थी। और ऐसा माना जाता है कि धातु मुद्रा का प्रचलन चीन में, मिस्र में और भारत में भी ये प्रारंभ हुआ था शुरू में। उसके बाद धातु मुद्रा का हस्तांतरण सुविधाजनक नहीं था, इसमें भी थोड़ी कठिनाई थी। धातु मुद्रा का जो हस्तांतरण था सुविधाजनक नहीं था। एक तो सबसे पहली बात तो इसको बनाने में ही खर्चा आता था कि धातु लाओ, फिर धातु को काटो समान आकार में, फिर उसमें मोहर लगाओ। दूसरा, अगर ज्यादा विनिमय करना है मुद्रा, यानी ज्यादा मूल्य की वस्तु खरीदनी है, तब इन सिक्कों को ले जाना भी, उस स्थान पर ले जाना है या किसी दूसरे को देना है, गिनने में जो परेशानी होती थी, इससे भी अधिक असुविधाजनक धातु मुद्रा के कारण कठिनाइयां आई। और इसी कारण धातु मुद्रा के बाद जो अस्तित्व में आई वह एक पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा का प्रचलन आया, जिसने धातु मुद्रा की कठिनाइयों को काफी हद तक कम किया। धातु मुद्रा की जो सीमाएं थी, उन सीमाओं के कारण पत्र मुद्रा का विकास, पत्र मुद्रा अस्तित्व में आई, यानी उसकी कुछ जो कमियां थी, उन कमियों को पत्र मुद्रा ने पूरा कर दिया। पहली कमी धातु मुद्रा की थी, इसको खर्चा ज्यादा आता बनाने, तो पत्र मुद्रा को बनाने में खर्चा कम आने लगे। दूसरी चीज की, अगर ज्यादा मात्रा में मुद्रा का विनिमय करना है तो धातु मुद्रा को लाने ले जाने में काफी परेशानी होती थी, गिनने में परेशानी होती थी। तो पत्र मुद्रा ने इस परेशानी को भी दूर किया, क्योंकि एक पत्र धातु जो मुद्रा थी वो उस एक निश्चित इकाई, मुद्रा की एक निश्चित इकाई के रूप में रहती थी। पत्र मुद्रा में तो अलग अलग नोट रहेंगे, तो अलग अलग मूल्य के रहेंगे, 100 रुपये का, 2000 रुपये का, इतने नोट, मतलब बड़ी कम मुद्रा में ज्यादा, कम मुद्रा का जो कम रूप है उसमें ज्यादा मुद्रा का विनिमय हम कर सकते थे। वर्तमान में मुद्रा विकास के क्रम में मुद्रा का जो रूप है, अब तो ये पत्र मुद्रा से भी काफी आगे बढ़ गया है, और साख मुद्रा या निकट मुद्रा के रूप, जो ये पत्र मुद्रा है, इसमें भी साख मुद्रा या निकट मुद्रा के रूप में भी आज काफी पत्र मुद्रा से काफी वर्तमान स्वरूप आगे चल गया है। इनके बारे में चर्चा अपन बाद की क्लासों में करेंगे। इसके बाद बच्चों, मुद्रा के क्या कार्य होते हैं उसके संबंध में चर्चा। मुद्रा का विकास था, मुद्रा के कार्य, क्या क्या कार्य मुद्रा के होंगे उसके संबंध में बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की भूमिका है उस रूप में
ई मुद्रा को देखा जा सकता है कि एक बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, मुख्य तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में और मूल्य के मापक के रूप में इसका जो कार्य के मुद्रा के कार्यों को देखा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन विनिमय का माध्यम। मुद्रा के कार्य क्या होगा? विनिमय। विनिमय के माध्यम के रूप आज आप बाजार जाते हैं और बाजार से कोई भी वस्तु का आप क्रय करते हैं, तो वस्तु क्रय करने के पश्चात आपको उस वस्तु का मूल्य दुकानदार को चुकाना है। जितना भी उसका मूल्य होता है तो वो मुद्रा के रूप में आप उस दुकानदार को मूल्य चुकाना है। भारत में है तो रुपये के रूप में उस वस्तु का मूल्य चुकाएंगे और दुकानदार उसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। यानी विनिमय प्रणाली के रूप में मुद्रा का एक कार्य है, मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। और इस विनिमय का जब माध्यम जब से मुद्रा बना तो इसने वस्तु विनिमय प्रणाली की कई कठिनाइयों को समाप्त कर दिया, जिनमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के बारे में जिसमें हमने चर्चा करी थी, उसमें उस परेशानी को इसने समाप्त कर दिया। यानी मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में जब से कार्य करने लगी, विनिमय के माध्यम के रूप में जब मुद्रा कार्य करती है, यानी तो यही उसका विशिष्ट गुण है जो मुद्रा हो। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा, विनिमय का जो माध्यम है उस माध्यम के रूप में मुद्रा को हम एक इसका विशिष्ट गुण ये नजर आता है कि विनिमय जो की प्रक्रिया है, वस्तु विनिमय की प्रक्रिया है, किसी भी वस्तु को खरीदना है, बदले में अगर हम वस्तुओं का उसको वस्तु के बदले मुद्रा का जो विनिमय करते हैं काफी सुविधाजनक रहता है। यानी एक कार्य तो मुद्रा का हो गया विनिमय के माध्यम के रूप। दूसरा जो कार्य है इसका खर्चे की इकाई या मूल्य के मापक के रूप में भी मुद्रा का एक कार्य है। इसका कार्य है सामान्य तात्पर्य, अगर अपन इसकी बात करें सामान्य तात्पर्य की, कि मुद्रा के मूल्य के मापक का, मुद्रा के मूल्य के मापक का कार्य ये करती है, खर्चे की इकाई के मापक का कार्य करती है। इसकी सहायता से सभी वस्तुओं और सेवाओं, जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं, जो वस्तुओं चाहे कोई सेवाएं हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं को, उन वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के मूल्य, उनका जो विनिमय करना है तो उस विनिमय को मुद्रा के मूल्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो वस्तुएं सेवाएं हैं उसके मूल्य के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। विभिन्न पैमानों पर अनेक वस्तुओं और सेवाओं का, कोई वस्तुएं अलग अलग पैमाने की जो वस्तुएं या विभिन्न पैमाने की वस्तुएं या सेवाएं हैं, उनका मूल्य है। अगर उनके मूल्य की बात करें तो अपन एक समान इकाई मुद्रा में व्यक्त करें। एक समान वस्तु का मूल्य जो पेन है, पेन की एक समान इकाई कि 10 रुपये का है। जब कोई सेवा है, आपको कोई सेवा प्राप्त करनी है कि आपको बस में बैठ के ट्रेन में बैठ के कहीं जाना है, तो उसका जो मूल्य है एक समान मूल्य के रूप में, एक इकाई के रूप में उसको निश्चित कर दिया जाता है। यानी मापक के रूप में इसको बनाया जा सकता है। मापक के रूप में जो एक कठिनाई का भी इसमें सामना कर सकते हैं, मुद्रा जो मूल्य के जो मापक के रूप में जो आती है परेशानी, उसमें यह है कि इसका स्वयं का मूल्य परिवर्तित होता है। मुद्रा है, उस मुद्रा का स्वयं का मूल्य भी परिवर्तित होता रहता है। मुद्रा का स्वयं के मूल्य के संबंध में भी अपन
चैप्टर में आगे चर्चा करेंगे क्या होता है। जो नेक्स्ट कार्य है विलंबित भुगतानों की मानक। विलंबित भुगतानों की मानक मुद्रा वो इकाई है जिसके द्वारा स्थगित या भावी भुगतान सरलता से किए जा सकते। मुद्रा वह इकाई है जिसके द्वारा स्थगित या भावी भुगतान जो भी स्थगित भुगतान है या भविष्य में जो भुगतान है उनको सरलता से किया जा सकता है। जैसे ऋण, ऋण भी क्या है, एक ऋण क्या है, ऋण भी एक भुगतान ही है जिसका भुगतान भविष्य में करना है। यानी ऋण के रूप में भी जो मुद्रा का जब ऋण का भुगतान करना है तो ऋण को चुकाना, यानी भविष्य में उसको चुकाएंगे नहीं, मुद्रा के रूप में ही चुकाया जाएगा। तो मुद्रा के रूप में चुकाने के लिए भी ऋण का भुगतान किया जा सकता है मुद्रा के रूप में। मुद्रा का मूल्य अन्य संपदाओं की तुलना, जो मुद्रा का मूल्य है वो अन्य संपदाओं की तुलना में काफी सरल रहता है। स्वीकृति गुण है यानी स्थिर रहता है कि आज किसी से अपन ने 1000 रुपये ऋण लिया, ठीक है, 1000 रुपये अपन ने ऋण लिया। अब उस ऋण के बदले हमने जो जिसको बोलते हैं साथ, जिसको बोलते हैं वो समर्थित ऋण था अर्थशास्त्र की परिभाषा में, लेकिन साधारण भाषा में जैसे किसी कर्जा ले तो आपको कर्जा क्यों देगा, उस मूल्य के बराबर कोई चीज अगर आप उसके पास रखते हैं, आपने 1000 रुपये का सोना उसके पास रख दिया, ठीक है, 1000 रुपये का सोना आपने उसके पास रख दिया, आपने 1000 रुपये उससे कर्जा लिया, लेकिन ये सोना, इस सोने का मूल्य कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अधिकतर 1000 रुपये जो उसका मूल्य अधिकतर स्थिर ही रहता है। उस जो मूल्य है उसका मूल्य क्या होता है, मुद्रा का मूल्य है वो स्थिर ही रहता है। इसलिए मुद्रा को स्थगित भुगतानों का के लिए, यानी मुद्रा को स्थगित भुगतानों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। स्थगित भुगतानों के लिए मुद्रा को इसमें श्रेष्ठ माना जा सकता है। नेक्स्ट है जो इसका जो कार्य है मुद्रा का, उसकी बात करते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग अपनी मुद्रा को एक भंडार के रूप में भी रख सकते हैं, यानी इकट्ठा करके भी रख सकते हैं, मूल्य के भंडार के रूप में, मुद्रा को मूल्य के भंडार के रूप में भी रखा जा सकता है, यानी इसका भंडारित भी किया जा सकता है, इकट्ठा भी किया जा सकता है। लोग अपनी धन संपदा को मुद्रा के रूप में रखते हैं और मुद्रा मूल्य के संचयन का, मुद्रा स्वयं भी मूल्य के संचयन का कार्य भी करती है, यानी संचय के रूप में भी कार्य करती है। मुद्रा के मूल्य के तात्पर्य मुद्रा की करेंसी,
यानी मुद्रा का मूल्य क्या है कि मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य क्या है? मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति भी है। मुद्रा मूल्य एकमात्र भंडार नहीं है। क्या कहते हैं मुद्रा को कहेंगे मुद्रा का मूल्य एक उसको इकट्ठा करके लगे भंडार करेंगे। एकमात्र भंडार ये भंडार नहीं है। अन्य वस्तुओं और संपदाएं भी मूल्य के भंडार का कार्य करती है। कि हमने मान लो सोना खरीद लिया, सोना एक वस्तु है, उसका भंडार कर लिया। लेकिन सोना खरीद लिया तो जितने का सोना खरीदा, जितनी मुद्रा के मूल्य का हमने सोना खरीदा, वो सोना में क्या हो मुद्रा के मूल्य का भंडार तो है, उसके ऊपर अन्य वस्तुएं भी इससे कार्य करती है। यानी और इस संदर्भ में मुद्रा से विशिष्ट प्रतियोगिता भी करती है। एक और चीज है, एक तरफ हम सोने का भंडार करें, एक वस्तु का भंडार करें, एक तरफ हम मुद्रा का भंडार करें, तो उनके मूल्य से संबंधित एक विशिष्ट प्रतियोगिता भी उसमें देखने को मिलेगी कि मूल्य के भंडार के रूप में मुद्रा विशिष्ट है क्योंकि ये सर्वाधिक तरल परिसंपत्ति। मान लो सोने का अपने भंडार किया तो जरूरी नहीं सोने का मूल्य बढ़े, हो सकता है कि सोने का मूल्य कम भी हो सकता है। तो अपने जितने का 1000 रुपये का सोना खरीदा, पता चला कि 2 साल बाद उस सोने का मूल्य 800 रुपये रह गया, तो अपने को नुकसान होगा। लेकिन 1000 रुपये का अपने भंडार किया, मुद्रा का भंडार किया, तो उसका मूल्य कम नहीं होगा। यानी ये मुद्रा मूल्य के भंडार के रूप में मूल्य के भंडार के रूप में मुद्रा विशिष्ट मूल्य के भंडार के रूप में मुद्रा विशिष्ट है क्योंकि ये सर्वाधिक क्यों है? क्योंकि यह सर्वाधिक तरल संपत्ति क्योंकि ये सर्वाधिक तरल परिसंपत्ति सर्वाधिक तरल परिसंपत्ति तो सर्वाधिक तरल संपत्ति के रूप में भी मुद्रा को हम देख सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा वह वस्तु है जो सामान्य रूप से मुद्रा क्या है? वह वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय का माध्यम बनती है, मूल्य के मापक का यानी किसी वस्तु के मूल्य के मापक का माध्यम बनती है, मूल्य के संचय का यानी वस्तु के मूल्य के संचय का भी ये माध्यम बनती है, तथा स्थगित मानकों के रूप में भी यानी जो स्थगित भुगतान है उन स्थगित भुगतान के मानकों के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वॉटर तथा हार्टर ब्रदर्स ने कहा है, अभी और डिटेल में बात करते हैं। वॉल्टन तथा हटलर ब्रदर्स ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य है। क्या कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।
वो ऑर्डर रूलर के अनुसार कहते हैं। यानी साधारणतया मुद्रा के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो साधारणतया मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में जाना जाता है कि विनिमय किस तरह से मुद्रा का विनिमय किया जाता है। इसके अलावा बच्चों अभी चैप्टर में और भी कई चीजें हैं, जैसे मुद्रा के अन्य कार्य और मुद्रा क्या क्या कार्य करती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या क्या भूमिका होती है, इनके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने मुद्रा के कार्य पढ़े कि विनिमय के माध्यम के रूप में, खाते की इकाई के रूप में, और विलंबित भुगतानों के मानक के रूप में, मूल्य के भंडार के रूप में ये कार्य करती है। मुद्रा का कार्य है, यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यानी होकर के इस कथन को वो हम कह सकते हैं कि मुद्रा का कार्य, मुद्रा क्या है जो मुद्रा का कार्य करती है। बच्चों इस क्लास से संबंधित कोई आपकी क्वेरी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का अवश्य आंसर देंगे। धन्यवाद।